मैं गहरी सोच में गुम थी। पूरे घर के लिए खाना बनाना था। हालांकि मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। मैं आराम करना चाहती थी, सोना चाहती थी, लेकिन सुकून तो जैसे मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं था। यह जिंदगी की कड़वाहट, जैसे मैंने खुद ही अपने हाथों से लिखी थी। मेरा भी कभी एक हंसता खेलता जीवन हुआ करता था, जब मैं भी दुनिया के गमों से बेफिक्र थी। लेकिन जब कुणाल मेरी जिंदगी में आया, तो जैसे मेरी खुशियां मुझसे दूर होने लगी थीं। हालांकि मैं कुणाल से दिल और जान से प्यार करती थी, और कुणाल भी मुझ पर जान छिड़क था। लेकिन न जाने क्या हुआ कि हमारे बीच दूरियां बढ़ने लगीं। इन दूरियों ने मेरी जिंदगी के सफर को जैसे रोक सा दिया था। अब भी मैं अपने जख्मी हाथों के साथ किचन में बैठी सब्जी बना रही थी। सब्जी काटते हुए मेरी उंगली कट गई थी, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं थी कि तभी बाहर से मेरे पति की आवाज आई। पूनम, अरे ओ पूनम। मैं गैस का चूल्हा बंद करके भागी भागी उसके पास पहुंची। उन्होंने कहा, जल्दी कमरे में आओ, मुझे ऑफिस के सिलसिले में अभी चंडीगढ़ निकलना है, 2 दिन बाद लौटूंगा। मैंने फौरन उनका बैग उठाया और उसमें कपड़े रखने लगी। मैंने कहा, खाना तो खाकर जाइए, बस तैयार ही है। उन्होंने हंसते हुए कहा, नहीं रहने दो, मुझे पता है तुम्हारा खाना भी मेरा आधा घंटा ले ही जाएगा। इससे बेहतर है मैं रास्ते में कुछ खा लूंगा। मैं जानती थी कि उन्हें भूख सहन नहीं होती। मैं चाहती थी कि वह खाना खाकर ही जाए, इसलिए मैं जल्दी से किचन की तरफ बढ़ी थी कि तभी मेरी सास हाथ में थाली लेकर वहां पहुंची और बोली, मैं अपने बेटे को भूखे पेट थोड़ी जाने दूंगी। मेरा पति मुस्कुराते हुए बोला, यही होती है सच्ची मोहब्बत, तुम तो सिर्फ बातें ही बनाना जानती हो। मेरी सास ने मुझे किचन में भेज दिया और खुद अपने हाथों से छोटे छोटे निवाले बनाकर अपने बेटे को खिलाने लगी। जाते वक्त मेरे पति ने घर के सब लोगों को बाएं कहा था। सिवाय मेरे उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में लेकर निचोड़ दिया हो। जैसे सब्जी के नीचे चलते चूल्हे की आग थी, वैसे ही मेरा दिल भी जल रहा था। इस घर में मेरी यही इज्जत थी। सुबह से लेकर रात तक सबके काम करती, फिर भी सबकी जली कटी बातें सुनने को मिलती थीं। इस घर में मेरे पति के अलावा उसके माँ बाप, एक कुंवारी बहन और 2 भाई भी थे, जिनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था। मेरे पति कुणाल, जो मुझसे मोहब्बत की शादी करके लाए थे, अब अपनी माँ और बहन की बातों में आकर मुझसे नाराज रहने लगे थे। उन्हें लगता था कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, क्योंकि वे अपने लिए एक महबूबा बीवी चाहते थे और अपने परिवार के लिए एक मानसी। मैं इन दोनों ही भूमिकाओं में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी, पर शायद किसी भी तरह मैं पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही थी। इस घर में मेरा कोई नहीं था जो मेरी तरफदारी में 2 शब्द बोलता। मेरे पीछे जो कुछ मेरी सांस में मेरे पति को कहती, वही उनके लिए सच बन जाता और मेरी सफाई में कहा गया हर शब्द उन्हें झूठ लगता। आज मेरी सांस और मेरी नरदार के घर जा रही थी। मेरे पति भी घर पर नहीं थे, तो आज मुझे चैन की सांस मिली थी। मैंने अपने और अपने ससुर के लिए खाना बनाया और दोपहर में ससुर को खाना देकर मैं अपने कमरे की ओर जा रही थी कि तभी अचानक मुझे चक्कर आया। मैं गिरते गिरते दरवाजे से टकरा गई और सिर में चोट लग गई, जिससे कि खून बहने लगा था। मेरे ससुर यह देखकर घबरा गए थे। मेरे ससुर ने जल्दी से मेरे पास आए। मेरे सर से बहता खून देखकर वह परेशान हुए और उन्होंने बाहर जाकर रिक्शा रोका और मुझे हॉस्पिटल लेकर आए। भगवान की कृपा थी कि उस वक्त मेरी सास घर पर मौजूद नहीं थी, वरना वह मेरी इस हालत को भी मेरी कोई चाल समझ लेती और मुझ पर काम चोरी का इल्जाम लगा देती। अस्पताल में डॉक्टर ने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और खून का एक टेस्ट लिख दिया। नर्स ने मेरे सिर की पट्टी की और खून का एक सैंपल ले लिया। थोड़ी ही देर बाद रिपोर्ट लेकर मेरे ससुर मेरे पास आए और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, जीती रहो बेटा, तुम उम्मीद से हो। यह सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा था। मैंने तुरंत अस्पताल से ही अपने पति कुणाल को फोन लगाया और उन्हें यह खुशखबरी सुनाई। यह सुनकर कुणाल खुशी से झूम उठा था। मेरी तबीयत के बारे में फौरन पूछा और सिर की चोट सुनकर चिंतित भी हो गया। उसने मेरे ससुर को कहा कि वह मुझे ध्यान से लेकर घर जाएं और बोला कि जब तक वह नहीं लौटते मुझे बिस्तर से नहीं उठने देना। कुणाल की इस केयरिंग बातों को सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि चंडीगढ़ से तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, तो मैंने उनसे रबड़ी लाने की फरमाइश की थी। घर पहुंचने पर मेरे ससुर ने मुझे डॉक्टर और कुणाल की बात मानते हुए आराम करने के लिए कहा। मैं कमरे में जाकर लेट गई और कमजोरी के कारण तुरंत ही सो गई। डॉक्टर ने खून की कमी बताई थी और वैसे भी घर के काम के बोझ के चलते
मुझे दिन में सोने का वक्त मिलना जैसे एक सपने जैसा था। आज सब लोग घर से बाहर थे तो मैं आराम से सो सकी थी। शाम तक मैं दवाई की असर में गहरी नींद में सोती रही, लेकिन जैसे ही मेरी सांस घर लौटी, उनके शोर से मेरी नींद उड़ी थी। घर में रात के खाने का इंतजाम नहीं था और वह लोग भी बाहर से कुछ खाकर नहीं आए थे। ससुर ने मेरी तबीयत का वाला देकर उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन सांस तो गुस्से से आग बबूला हो उठी और डरते हुए मेरे कमरे में आ गई। उनका गुस्सा देखकर मैं डर के मारे उठकर बैठ गई और उनके हुक्म पर किचन में चली गई। उन्हें मेरे सिर की पट्टी से कोई मतलब नहीं था, ना ही उन्होंने यह पूछा कि आखिर यह चोट कैसे लगी। किचन में मैंने कांपते हाथों से सबके लिए रोटियां बनाई। सब लोग खाना खा खाकर अपने अपने कमरों में जाकर सो गए थे और मैं अकेली रह गई। देर रात तक मुझे तेज बुखार होने लगा और खून की कमी के कारण सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। घबराहट के मारे मुझे नींद नहीं आई तो मैं आंगन में जाकर चारपाई पर लेट गई। मुझे अब बस कुणाल के लौटने का इंतजार था। एक तो मेरी तबीयत खराब थी और दूसरी तरफ से कुणाल ने बड़े लंबे समय के बाद मेरे लिए मोहब्बत भरे शब्द कहे थे, जिन्हें याद करके मेरी आंखें नम हो गई थीं। कुणाल की मोहब्बत की खातिर तो मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था कि मैंने अपने पीछे सबको छोड़ दिया था, और जब कुणाल मुझसे बेगाना हुआ तो मैं अंदर से टूटकर बिखर चुकी थी। लेकिन आज कुणाल की जरा सी मोहब्बत पर मेरा दिल उसकी मोहब्बत में फिर से तड़प उठा था। मैं धीरे धीरे अतीत में खोने लगी थी। उन दिनों का ख्याल मेरे दिल में घर कर गया जब मैं कुणाल से पहली बार मिली थी। हम एक शादी के फंक्शन में मिले थे। मेरे दोस्त के भाई की शादी थी, जहां कुणाल अपने दोस्तों के साथ शामिल था। शादी में ना ही मेरा और ना ही कुणाल का कोई रिश्तेदार था। हम अकेले ही उस शादी में शामिल थे। खाने की टेबल पर गलती से मेरे कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी, तो मैं उसे साफ करने के लिए कोने में खड़ी हो गई थी कि तभी कुणाल ने मुझे देखा और मदद के लिए पूछ। मैंने कहा, मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, तो उसने तुरंत टिश्यू पेपर लाकर मुझे दिए। मैंने थैंक यू कहा और वापस अपनी जगह पर चली गई। वह पूरा फंक्शन मैं देखती रही कि कुणाल कहीं पास तो कहीं दूर, लेकिन लगातार मुझे ही देखे जा रहा था। उसकी की नज़रों में जो अपनापन और लगाव था, वो मैंने पहले कभी किसी की नज़रों में अपने लिए महसूस नहीं किया था। वो नज़रें जो कुछ कहे बिना भी मेरे दिल तक पहुंच रही थीं। उस फंक्शन के बाद हम दोनों अपने अपने घर लौट गए थे। कुणाल को मेरा नाम और पता कुछ भी मालूम नहीं था, और उस वक्त तो उसे भी जल्दबाजी थी और अफर तफरी में, इसलिए हम एक दूसरे से आते टाइम मिलना और एक दूसरे का नाम पूछना भूल चुके थे। और मुझे उस समय बहुत अफसोस हुआ कि मैं उसका नाम तक नहीं पूछ सकी, पर फिर भी मेरे दिल में उसकी याद बस गई थी। धीरे धीरे इस बात को 2-2.5 महीने गुजर गए, लेकिन वह कातिल नजरें और वह मुलाकात मेरे दिल में बसी रही। मेरे घर वाले अब मेरी शादी के लिए रिश्ते देख रहे थे। मैं घर की सबसे बड़ी बेटी थी और मेरे बाद 2 छोटी बहनें और थीं। इसीलिए मेरे माँ बाप को मेरी शादी की बड़ी चिंता थी। मैं चाहती थी कि अगर मुझे कुणाल कहीं से मिल जाता तो मैं कुणाल से ही शादी करती, पर उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। घर वालों ने जल्दी ही मेरे लिए रिश्ता तय कर दिया। मैंने बिना कुछ कहे इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मैं अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाना नहीं चाहती थी। मेरी मंगनी की रस्म होने वाली थी, पर मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी। मैं उस अनजाने शख्स की यादों में खोई हुई थी, जिसने मुझसे एक बार भी बातचीत नहीं की थी, पर उसकी नज़रों ने मेरे दिल पर असर जरूर डाला था कि मैं अब भी उसी की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। मंगनी के दिन मेरी बही सहेली भी आई थी, जिसके भाई की शादी में मैंने कुणाल को देखा था। जब दूल्हे ने मेरे हाथ में अंगूठी पहनाई, उस वक्त भी मेरे दिल में बस वही लड़का था, जिसकी मोहब्बत भरी नजरें मुझे अब भी अपने ऊपर महसूस होती थीं। वो लोग रस्म करके वापस चले गए थे और मैं अपनी बहनों और सहेलियों के साथ कमरे में आ गई थी। सब लड़कियां मेरे आसपास बैठी थीं, दूल्हे और रिश्तेदारों की बातें कर रही थीं। तभी मेरी सहेली ने अचानक कहा, यार पूनम, मेरे भाई की शादी में एक लड़का आया था जो भाभी के भाई का दोस्त था। कुछ दिन पहले जब भाभी से मिलने उसका भाई आया, तो भाभी के भाई ने बताया कि उसके दोस्त को शादी में एक लड़की बहुत पसंद आ गई थी और अब वह उससे मिलने के लिए बेचैन है। शायद वह लड़की कोई मेहमान थी, क्योंकि भाभी ने शादी की सारी तस्वीरें उसे दिखाई थीं और हमारे रिश्तेदारों में से तो वह कोई नहीं थी। उसकी बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। यह मैं क्या सुन रही थी? मेरे दिल ने कहा, हाँ, यकीनन यह वही लड़का होगा जिसका ख्याल मुझे दिन रात बेचैन रखता है। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई थी कि मैं उसे अब भी याद थी, लेकिन फिर अफसोस इस बात का हुआ कि अभी अभी मेरी मंगनी हो चुकी थी।
अब तो मेरे लिए दोनों ही रास्ते मुश्किल थे। फिर भी हिम्मत करके मैंने धीरे से अपनी सहेली से कहा, मुझे उस लड़के का पता चाहिए। और फिर मैंने अपनी सहेली को बताया कि शादी में एक लड़के की नज़रों में मैंने अपने लिए बेपनाह मोहब्बत देखी थी। कहीं यह लड़का वहीं तो नहीं। मेरी बात सुनकर मेरी सहेली हैरान हो गई थी। वह थोड़ी देर तक मुझे देखती रही। फिर मेरी सहेली ने जवाब दिया, पागल हो गई हो क्या? अभी अभी तुम्हारी मंगनी हुई है। अगर यह सच भी था तो तुम इसे भूल जाओ। वह पागल दीवाना कहीं तुम्हें देखकर तमाशा खड़ा ना कर दे और फिर तुम सबके सामने बदनाम हो जाओगी। शुक्र मनाओ कि शादी की तस्वीरों में तुम्हारी कोई तस्वीर नहीं थी, वरना वो तो तुम्हारे पीछे ही पड़ जाता। मेरी सहेली की बातों ने मुझे कुछ देर के लिए शांत कर दिया, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं यह बात टीस मारती रही। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो मेरी बेचैनी और भी बढ़ गई। मुझे किसी पल चैन नहीं आ रहा था। बार बार कुणाल की याद मुझे तड़पा रही थी। उसकी नज़रें मुझे सीने में चुभती महसूस हो रही थीं। और फिर दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने सोचा कि अगर यह मोहब्बत इतनी ही ताकतवर है तो मुझसे ये दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैंने अपनी सहेली से उसकी भाभी से मिलने की मिन्नत की। यह सब देखकर वह भी हैरान थी और बार बार मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हें यह सब कुछ छोड़ देना चाहिए, पर दिल ने मानने से इनकार कर दिया। और फिर दिल के हाथों मजबूर होकर मैं अपनी सहेली से मिलने उसके घर चली आई। सानिया को मैंने आने से पहले नहीं बताया था, वरना ज़रूर मुझे मना कर देती। मैं चुपचाप उसकी भाभी के कमरे में चली गई थी और फिर मैंने उसकी भाभी से बात की। मैंने कहा, भाभी, आपकी शादी में मुझे एक लड़के की नज़रों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत दिखाई दी थी। हो सकता है कि यह वही लड़का हो जो आपकी शादी में आया था। मेरी बात सुनकर भाभी हैरान हुई थी। कहने लगी, हाँ कुणाल, उस लड़की के लिए एकदम दीवाना हो गया है। खाना पीना तक छोड़ दिया है। कहता है कि उसी लड़की से शादी करूंगा, वरना पूरी जिंदगी कुंवारा रहूंगा। और फिर उसके बाद भाभी ने कुणाल की तस्वीर दिखाई और मैंने उसे फौरन पहचान लिया। भाभी ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन तुम्हारी तो मंगनी हो चुकी है पूनम, यह सब छोड़ दो। लेकिन मैंने कहा, भाभी, मैं उसे अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकती। मैं उसके लिए हर रिश्ते को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। मैं बस एक बार उससे मिलना चाहती हूं। सानिया भी अपनी भाभी के कमरे में आ चुकी थी और उसने भी मुझे समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मानी। और फिर आखिरकार मेरी जिद्द और विनती के बाद उसकी भाभी ने कुणाल को कॉल कर दी। थोड़ी ही समय में कुणाल वहां पहुंच गया था। जब हम आमने सामने आए तो हमारे दिलों को जैसे सुकून मिल गया था। सानिया और उसकी भाभी कमरे से बाहर चले गए थे और कुणाल ने बेचैन होकर मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था। कितनी ही देर तक मैं उसकी बाहों में लगी खड़ी रही और उसकी बाहों में आकर जैसे मेरे दिल को भी करार आ गया था। ऐसा सुकून मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था जो मुझे कुणाल की बाहों में महसूस हुआ था। उसने मेरे माथे को चूमते हुए मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। कहने लगा, पूनम, मुझे तुम्हें ढूंढने में बहुत वक्त लग गया, लेकिन अब अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे दिल से यह यकीन दिलाया कि मैं उसके साथ ही रहूंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। कुणाल के बिना मेरा दिल भी बेचैन था। मैंने उसे कहा, कुणाल, मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि इस मंगनी को तोड़कर तुम्हारे साथ जिंदगी बिता सकूं। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया और मैं अपने घर वापस लौट आई। घर पहुंची तो देखा मेरी माँ बाजार से वापस लौटकर आ चुकी थी। उन्हें मेरे अचानक घर से निकलने पर गुस्सा आया था। जैसे ही मैं अंदर गई तो माँ ने गुस्से में कहा, तुम्हारे कदम मुझे ठीक नहीं लग रहे। मैं जल्दी ही तुम्हारी शादी करके तुम्हारी जिम्मेदारी से आज़ाद होना चाहती हूँ। और फिर हिम्मत करके मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ, मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी दोनों छोटी बहनें हैरानी से मेरा चेहरा देखने लगीं और मेरी माँ का चेहरा तो गुस्से से तमतमा उठा था। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मुझे मारा। कहने लगी, तेरी मंगनी हो चुकी है और तू उसी लड़की से शादी करेगी या फिर इस घर से तेरी अंतिम विदाई होगी। और फिर उन्होंने उसी दिन मेरे होने वाले ससुराल वालों को खबर कर दी कि शादी की तारीख पक्की कर दी। द जाए। मैं माँ और पापा से विनती करती रही, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे समझाने की कोशिश करने लगे। मेरी माँ ने मुझे मारते पीटते हुए कहा, तू इसी हफ्ते इस घर से विदा होगी, चाहे तेरी मर्जी हो या ना हो।
लेकिन मेरे दिल में कुणाल के लिए बसी मोहब्बत इतनी ताकतवर थी कि मैंने ठान लिया था कि किसी भी हालत में मैं उससे मिलने का रास्ता निकालूंगी। और फिर रात के अंधेरे में मैं 2 जोड़े कपड़े लेकर घर से निकल पड़ी थी और कुणाल के शहर का रुख किया। मैं जो कभी अकेले घर से बाहर नहीं निकली थी, अब हिम्मत करके दूसरे शहर तक का सफ़र तय कर रही थी। मेरे पास कुणाल का पता और नंबर था और दिल में उसके लिए जुनून। सुबह होते ही मैं उसके घर के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। दरवाज़ा कुणाल के पापा ने खोला और मुझे देखकर चौंक गए। पूछने लगे, कौन हो? मैंने कुणाल का नाम लिया, लेकिन उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। उनके इनकार के बावजूद मैं दरवाजे पर खड़ी रही। कुणाल की माँ भी हमारी बातें सुनकर बाहर आई थी और उन्होंने भी गुस्से से मुझे वापस लौट जाने के लिए कहा। इतने में कुणाल का छोटा भाई अंदर जाकर कुणाल को बुला लाया और जब कुणाल को पता चला कि मैं उसके दरवाजे पर खड़ी हूं तो वह परेशान होकर नंगे पैर बाहर आया था। उसकी माँ ने मुझसे कहा, लड़की, तुम यहाँ से चली जाओ, हमारे गले में मुसीबत मत डालो। मैंने सख्ती से जवाब दिया, मैं कुणाल से मोहब्बत करती हूँ और किसी भी कीमत पर उससे दूर नहीं हो सकती। कुणाल ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, माँ, यह मेरी मोहब्बत है और मैं इसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाने दूंगा। उसकी माँ और पापा ने विरोध किया, लेकिन कुणाल ने उनकी परवाह नहीं की। मैंने अपनी माँ की नहीं सुनी थी, तो अब किसी और की कहाँ सुनने वाली थी। मैंने कुणाल के घर में 1 हफ्ता गुजार दिया था। कुणाल के माँ बाप अब भी हमारी शादी के खिलाफ थे। उनका कहना था, यह लड़की हमारे सर कोई बड़ी मुसीबत डाल देगी। अगर हम अभी तुम्हारी शादी से कर दें और पीछे से इसके घर वाले आ गए और एक नया तमाशा खड़ा कर दिया, तो हम क्या करेंगे? हमारी तो इतनी हैसियत नहीं कि हम बेकार के पंग में उलझ कर अपना पैसा और समय बर्बाद करें। लेकिन कुणाल ने साफ कह दिया कि सारे झंझट की जिम्मेदारी मैं खुद अपने सर लेता हूं। उधर मैं सानिया से कांटेक्ट में थी। सानिया ने ही मुझे बताया था कि तुम्हारी छोटी बहन की शादी तुम्हारे पर पुराने ए से हो चुकी है और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं और वह तुम्हारा जिक्र तक सुनना पसंद नहीं करते। मैंने यह बात कुणाल को बताई। कुणाल भी यह बात सुनकर खुश हुआ था। कहने लगा, अब हमारी जिंदगी में कोई बवाल नहीं होगा, हम आज ही चलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और इस तरह कुणाल ने अपने माँ बाप को बताए बगैर मुझे साथ लिया और कोर्ट में जाकर मेरे साथ शादी कर ली। अब मेरे दिल को करार आ गया था कि मुझे कुणाल के घर से और उसकी जिंदगी से कोई निकाल नहीं सकता। यूं मैं कुणाल के साथ खुशी खुशी रहने लगी। हालांकि मेरी सास को जब इस बारे में बाद में पता चला था तो उन्होंने काफी बाबला मचाया था, लेकिन थक हार कर वह खामोश हो गई थी। उधर कुणाल अब अपनी नौकरी तलाश करने में लग गया था। हालांकि उसकी माँ बहनें कुणाल और मुझसे अब भी नाराज थे। वह हम दोनों से बातचीत नहीं करती थी। हाँ, कुणाल के पापा कभी कभी मुझसे और कुणाल से बात कर लिया करते थे। अचानक एक दिन कुणाल के पास नौकरी की खुशखबरी आई। वह मिठाई का डिब्बा लेकर घर आया था। कहने लगा, अब मैं जिंदगी भर तुम्हें खुश रखूंगा। कुणाल की नौकरी लगते ही उसकी माँ और बहन का व्यवहार उसके लिए बदल गया था। वे अब मुझसे भी बातें करने लगी थीं और कुणाल का सारा ध्यान अपनी ओर खींचने लगी थीं। वह उसे इस कदर घेर कर रखती कि वह मुझसे दूर होने लगा था। जब कुणाल ऑफिस से घर लौटता तो उसे मेरे पास आने का मौका नहीं देती थी। उसकी माँ और बहनें उसे अपने साथ बिठाकर रखतीं। धीरे धीरे वह मुझसे दूर होने लगा था और मैं खामोश होकर यह सब देखती रही। कुणाल से शादी के शुरुआती दिन मेरे लिए बहुत खुशियों भरे थे। उसने मुझे इतना प्यार और ध्यान दिया कि मैं खुद को जमीन पर ही नहीं पाती थी। परंतु अब उसकी माँ और बहन के बर्ताव के कारण कुणाल मुझसे धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। मेरी सास ने मुझे घर के कामों में उलझा दिया था। पति के घर आने तक मैं किचन के कामों में ही लगी रहती। कभी चाय बनाना तो कभी पराठे बनाना तो कभी बर्तन साफ करना। कुणाल थका हारा घर आता और खाना खाते ही सो जाता। कई बार जब वह मूड में होता तो मुझे अपने करीब बुलाता और जब मैं उसके पास नहीं आती तो वह मुझसे शिकायत करता, अब तो तुम मुझसे दूर दूर रहती हो, मेरे पास भी नहीं आती। मैं काम के बोझ का बहाना बनाकर उसकी बात टाल देती। धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियों में उलझकर मैं कुणाल से दूर होती चली गई। यही सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। सुबह चिड़ियों की चहचहा से मेरी आंख खुली। बुखार की वजह से शरीर अब भी भारी था। उठकर अपने कमरे में जाकर लेट गई और चादर ओढ़कर दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। इसी बीच किसी ने मुझे नहीं जगाया था और जब आंख खुली तो सुबह के 10 बज चुके थे। अचानक मैंने अपने पति की आवाज़ सुनी, जो गुस्से में अपनी माँ से कह रहे थे, माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। यह सुनकर मैं घबरा गई कि पता नहीं मेरी सास ने मेरे खिलाफ क्या कह दिया।
मैं दौड़कर बाहर आई तो देखा मेरी सास ने अपना सिर दुपट्टे से बांध रखा था और मेरी ननद पास में बैठकर कुछ बड़बड़ा रही थी। जैसे ही कुणाल की नज़र मुझ पर पड़ी, उसने गुस्से में कहा, पूनम, तुम किस काम की हो? माँ को तेज बुखार है और तुम आराम से सो रही हो। तुम्हारी यही हरकतें रहीं तो मैं अपनी माँ को तुम्हें जो भी सजा देना चाहे देने दूंगा। कुणाल के सख्त शब्दों से मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं चुपचाप किचन में चली गई। मेरी नन्ना दीवार की ओर मुंह करके हंस रही थी, जैसे उसे मेरी परेशानी से खुशी मिल रही हो। मैं नाश्ता बनाने के लिए आटा गूंद रही थी, तभी मैंने देखा मेरे ससुर मेरे कमरे की ओर गए थे। थोड़ी देर बाद ही कुणाल मेरे पास आया और धीरे से कहा, पूनम, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी। कल तुम्हें चक्कर भी आ गए थे। और फिर पूनम, तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी भी तो दी है, इसके बावजूद मैंने आते ही तुम्हें डांट दिया। आई एम सॉरी। पूनम, बस माँ के कहने पर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए उनके चेहरे पर कोई उदासी देख ही नहीं सकता। उसकी बात सुनते ही मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने मेरे आंसू पछे और फिर बुखार का एहसास होते ही मुझे आराम करने का कहा। उसने अपनी बहन को नाश्ता बनाने के लिए कह दिया और मुझे चारपाई पर बिठाकर ठंडा पानी पिलाया। उसकी इस देखभाल से मैं हैरान थी, साथ ही साथ खुश भी थी कि अब कुणाल मेरा ध्यान रखने लगा था, जो मेरी सास और मेरी ननद को बिल्कुल पसंद नहीं था। मगर कुणाल की खुशी के आगे वह कुछ बोलती नहीं थी। मेरी प्रेगनेंसी के शुरुआती दिन 3-4 महीने बड़े ही सुकून से गुजरे थे और फिर 5वें महीने में डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराने का कहा। उस दिन मैं सुबह से ही तैयार हो रही थी और कुणाल से जल्दी आने को कहा था। कुणाल घर आया ही था कि मेरी सास ने भी हमारे साथ चलने का फैसला कर लिया। रास्ते में वह कुणाल से कहने लगी, अगर इसने बेटी पैदा की तो वह भी इसी के जैसे निकलेगी। एक दिन तेरे सिर को शर्म से झुका देगी, तेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। अपनी माँ की तरह वो भी घर से भागकर शादी कर लेगी और हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, इसलिए तेरी पत्नी बेटी पैदा ना करें। कुणाल का चेहरा यह सुनकर सख्त हो गया और वह कहने लगा, पूनम, अगर तुमने बेटी को जन्म दिया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। उसके शब्दों ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया था। जिस इंसान की मोहब्बत के लिए मैंने अपना घर बार छोड़ा, आज वही मुझसे इतनी बेरुखी से बात कर रहा था। अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टर ने बताया कि मैं जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली हूं। मेरी सास ने मुझे और कुणाल को डॉक्टर के कमरे से बाहर निकाल दिया और खुद मेरी सास अंदर डॉक्टर से बातें करने लगी और फिर थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आई थी। कुणाल से कहने लगी, कुणाल, तेरी बीवी तो 2-2 जुड़वा बेटियों को जन्म देने वाली है। अपनी माँ के मुंह से यह बात सुनते ही कुणाल के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था और घर आते ही सांस ने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं पेट के बल आंगन में जाकर गिरी थी। दर्द के मारे मैं चिल्लाने लगी थी। मेरी तकलीफ को देखकर कुणाल भागकर मेरे पास आया था। पूनम, होश में आओ माँ, आपने यह क्या कर दिया? आपके अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है। बेहोश होने से पहले मैंने कुणाल की बातें सुनी थीं और फिर मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो एक प्यारा सा चमत्कार मेरी आंखों के सामने था। मेरी माँ मेरे पास बैठी थी और मेरे सिर पर धीरे धीरे प्यार से हाथ फेर रही थी। मेरे सब घर वाले ही मेरे आसपास खड़े थे। ये देखकर मैं एकदम से खुश हो गई थी। मेरी सास ने आगे बढ़कर मुझसे माफी मांगी और कुणाल तो मेरे पैरों तक में गिर गया था। कहने लगा, पूनम, हमें माफ कर दो। मेरी माँ ने मेरा माथा चूमा और भगवान का धन्यवाद किया कि मैं बच गई थी। कुणाल ने गहरी उदासी से बताया, मेरी माँ की धक्का देने से तुम्हारे पेट में गहरी चोट लगी थी, जिससे कि हमारे बच्चे पेट में ही मर गए थे। डॉक्टरों ने तुम्हारे बचने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, इसीलिए हमने तुम्हारे घर वालों को खबर दे दी थी। लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए भगवान से रो रो कर प्रार्थना की थी और शायद उन्हीं की प्रार्थना ने तुम्हें मौत के मुंह से खींच कर निकाल लिया है। कुणाल मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा था और रो रहा था। पूनम, मुझे माफ कर दो। जब डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हें बचाना मुश्किल है तो मैं अंदर से टूट गया था। मुझे पहली बार एहसास हुआ मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूं। अगर तुम ना रहती तो शायद मैं भी जी नहीं पाता। मैंने भगवान से रो रो कर तुम्हारी जिंदगी के लिए दुआएं मांगी हैं। पता नहीं भगवान ने मेरी सुनी या तुम्हारी माँ की, लेकिन तुम बच गई। और जैसे ही तुम्हें होश आया, मुझे लगा कि मेरी जिंदगी में फिर से जान आ गई है। मेरी सास ने भी आगे बढ़कर मुझसे माफी मांगी। कहने लगी, पूनम, हमें माफ कर दो। मेरे अज्ञान और जीत की लालसा से मैंने गलतफहमी पाली थी। तुम्हारे पेट में जुड़ बेटियां नहीं, बल्कि बेटे थे।
जो मेरी नफरत की वजह से इस दुनिया में आने से पहले ही चले गए। मुझे अपने बच्चों के जाने का बहुत दुख था। मैं बहुत रोई थी, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला कि अब मेरे साथ मेरा परिवार था। कुणाल का प्यार और मेरे घर वालों का सहारा मेरे लिए अनमोल बन गया था। मैंने कुणाल का हाथ पकड़कर फिर से आगे बढ़ने का फैसला किया। अब कुणाल मेरा बहुत ख्याल रखता था और मेरी सांस भी मुझे समझने लगी थी, मुझे प्यार करने लगी थी। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वह अब कभी कुणाल को मेरे खिलाफ नहीं भड़का जाएंगी, और मैंने भी उन्हें माफ कर दिया था। और फिर एक खुशहाल परिवार की तरह हम सब लोग मिलजुल कर रहने लगे थे। अगले ही साल मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी के पैदा होने पर ना तो कुणाल का चेहरा उतरा और ना ही मेरी सांस का, बल्कि दोनों ने उसे अपनी गोद में लिया और इस खुशी में शामिल हुए। सबने मिलकर बड़े ही प्यार से उसका नामकरण किया और सबके चेहरे पर सच्ची मुस्कान देखकर मेरे दिल को सुकून मिला था। और उस दिन मुझे महसूस हुआ कि अब मेरी जिंदगी में सच्ची खुशी लौट आई है और मेरा परिवार अब मेरे साथ है, हर कदम पर। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी? ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।